वेलकम बैक गाइस। डिज़ाइन सीवर सिस्टम की सेकंड वीडियो के अंदर आपका सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेइंग ऑफ द सीवर पाइप्स। इसमें क्या होता है डायरेक्शन ऑफ द लेइंग की बात करते हैं। पाइप जनरली आउटफॉल एंड से स्टार्ट की जाती हैं और लेइंग होती है आउटफॉल एंड और स्टार्टिंग एंड अपर डायरेक्शन में। जो सीवर पाइप की जो लेइंग होती है ना, वो अपर डायरेक्शन के अंदर अपर डायरेक्शन की तरफ में लेइंग होती है, क्योंकि आउटफॉल एंड से शुरू होती है और स्टार्टिंग एंड पर वो ख़त्म होती है। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं कि टेल लेंथ का जो यूटिलाइजेशन होता है, इनिशियल कंस्ट्रक्शन पीरियड में भी सीवरेज स्कीम फंक्शन कर सकती है। अब रिजल्ट्स की बात करें तो पूरी स्कीम कंप्लीट होने का वेट नहीं होता है। ठीक है, जनरल प्रोसीजर क्या होता है इसमें, लेइंग स्टार्ट होती है आउटफॉल से। इसका प्रपोज्ड अलाइनमेंट ग्राउंड पर लोकेट की जाती हैं और पहले मैनहोल को पॉइंट लोकेट किए जाते हैं। दो मैनहोल के बीच में सीवर पाइप ले की जाती हैं। स्टेप समझे लेइंग की, तो सबसे पहले होता है मार्किंग अलाइनमेंट, उसके बाद होता है एक्सकेवेशन ऑफ ट्रेंच, उसके बाद होता है ब्रेसिंग ऑफ द ट्रेंच। ठीक है, अब सबसे पहली बात करते हैं हम मार्किंग ऑफ द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट की मार्किंग के बारे में बात करते हैं। जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो होते हैं थियोडोलाइट और इनबार टेप। सेंटर लाइन मार्केटिंग, अब इसके मार्केटिंग अलाइनमेंट के जो मेथड्स होते हैं वो हम आपको समझा देते हैं कि सेंटर लाइन मार्किंग मेथड करने के लिए दो मेथड की ज़रूरत पड़ती है। पहला आता है बाई रेफरेंस लाइन, दूसरा होता है बाई साइड रेल। बाई रेफरेंस लाइन मेथड की बात करते हैं तो रेफरेंस लाइन मार्क की जाती है और बिजी रोड के किसी एक साइड पर। ठीक है, इसमें टूल्स जो यूज होता है थियोडोलाइट और इनबार टेप यूज होता है। रेफरेंस लाइन पर जो पॉइंट होते हैं उनको F1, F2, F3, F4 बोला जाता है। ऐसी एक रेफरेंस लाइन होती है। ये कुछ पॉइंट होते हैं जैसे F1, F2, F3, F4 सो ऑन। ठीक है, सेंटर लाइन सेंटर लाइन स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसे P1 पेज से मार्क किया जाता है। P1, P2, P3, P4। डिस्टेंस मेजर करने के लिए P1 मेजर किया जाता है। ये जो F से P1 की जो डिस्टेंस होती है इसको मेजर किया जाता है। सेम डिस्टेंस इनके बीच में वही डिस्टेंस होती है और P2, P3, P4 पर पेज फिक्स्ड होते हैं। रिजल्ट की बात करें तो P1, P2, P3 ये सीवर सेंटर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी चेकिंग करते हैं सेंटर लाइन थियोडोलाइट से चेक की जाती है। और वाइड साइड रेल मेथड की बात करते हैं। वाइड साइड रेल मेथड क्या होता है, दो वर्टिकल प्लॉट सुटेबल डिस्टेंस पर ड्राइव किए जाते हैं। साइड रेल पोस्ट पर फिक्स की जाती हैं। जो साइड रेल होती हैं ये पोस्ट पर फिक्स की जाती हैं। थियोडोलाइट से रेंजिंग करके सेंटर लाइन नेल में मार्क होती है। स्ट्रेट रेल का अपर एज जो होता है लाइनिंग ऑफ द स्ट्रेट में साथ कोइंसाइड करता है। ठीक है, जो साइड रेल के जो ऊपर एज होता है वो लाइन ऑफ साइड के साथ कोइंसाइड करता है। और थियोडोलाइट का जो रेंजिंग करके सेंटर लाइन नेल से मार्क होती है। नेक्स्ट बात करते हैं साइड रेल मेथड की डिटेल पढ़ते हैं। साइड रेल मेथड में क्या होता है, यहाँ सेंटर लाइन जो ट्रांसफ़र होती है प्लम बॉब के थ्रू होती है। नेल के रिस्पेक्ट में ग्राउंड पर ट्रांसफ़र होती है। इन्वर्ट लेवल डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इसके अंदर जो इन्वर्ट लेवल होता है डिस्टेंस बिटवीन अपर एज ऑफ द साइड रेल और इन्वर्ट लेवल। ठीक है, ये होता है ये डिस्टेंस साइड रेल पर नोट की जाती है। कहाँ की जाती है, साइड रेल पर। बोनिंग रोड यूज होता है बोनिंग रोड का यूज क्या होता है, ये एक्सैक्ट इन्वर्टेड लेवल फाइंड करने के काम में आती है। बोनिंग जो रोड होता है ना, बोनिंग एक रोड होती है, उसका एग्जैक्ट इन्वर्ट लेवल फाइंड करने के लिए काम आता है। बोनिंग रोड की जो लेंथ होती है वो स्ट्रेट रेल पर नोट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती हैं। ठीक है, जो स्ट्रेट रेल पर जो नोटेड हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती हैं। उसके बाद मतलब क्रॉस हेड ऊपर एज पर साइड रेल के लेवल पर है। बॉटम एज इन्वर्ट लेवल पर इंडिकेट करती है। कहाँ पर करती है, बॉटम लेवल पर इंडिकेट करती हैं। ठीक है, एक सेकंड गाइस। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं एक्सकेवेशन ट्रेंच के बारे में। बिड्थ ऑफ एक्सकेवेशन क्या होती है, बॉटम ट्रेंच बिड्थ पर डिपेंड करती है। एक्स्ट्रा बिड्थ ड्यू टू साइड स्लोप और टिम्बरिंग होती है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बिड्थ होती है वो साइड स्लोप और
टिम्बरिंग की वजह से होती है। एक्सकेवेशन सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले ट्रेंच एक्सकेवेट होती है 2 मैनहोल के बीच, उसके बाद में सीवर पाइपलाइन लेड की जाती है उन दोनों मैनहोल के बीच में। नेक्स्ट एक्सकेवेशन में एग्जीक्यूटिव मैनहोल के लिए की जाती है और डायरेक्शन आउटफॉल से अपहिल की तरफ होता है। इसका कंप्लीशन प्रोसेस कंटिन्यू होता है जब तक पूरा सीवर लेना हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेसिंग ट्रेंच। ब्रेस जो होते हैं क्रॉस वुडन पीसेज होते हैं, ट्रेंच के एक साइड से दूसरी साइड तक होते हैं। स्ट्रटवी इनको कहा जाता है। ये फंक्शन ऑफ ब्रेसिंग जो होता है सोइल प्रेशर को एब्जॉर्ब करना होता है, ट्रेंच कोलैप्स होने से प्रिवेंट करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिवाटरिंग ऑफ ट्रेंच की बात करते हैं। डिवाटरिंग का ट्रेंच जो ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम होती है, ट्रेंच एक्सकेवेशन के टाइम पे ग्राउंड वाटर आ सकता है। ट्रेंच के एक्सकेवेशन पर ग्राउंड वाटर आ सकता है जब वाटर टेबल हाई हो या सीवर को बहुत डीप ले करना हो। ग्राउंड वाटर फर्दर एक्सकेवेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अब इसके मेथड्स क्या होते हैं इस वाटर को रिमूवल करने के? वो होते हैं ओपन जॉइंट ड्रेन। सीवर ट्रेंच के नीचे कंस्ट्रक्ट किया जाता है जो कि, और इंडिपेंडेंट वाटर कोर्स में डिस्चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर प्यूमिंग क्या होती है? ग्रेविटी को पंपिंग के थ्रू निकाला जाता है, उसे प्यूमिंग, ये ग्रेविटी या पंपिंग के थ्रू होती है प्यूमिंग। ठीक है, इसका पर्पज होता है ट्रेंच को हमेशा ड्राई रखना और सेफ एक्सकेवेशन और पाइप लेइंग के लिए ये चीज़ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लेइंग ऑफ पाइप। लेइंग ऑफ पाइप में क्या होता है? ये एक प्री कंडीशन होती है। बेडिंग कॉन्ट्रैक्ट लेड हो चुकी हो, या रिक्वायर्ड अलाइनमेंट अचीव हो चुका हो, या रिक्वायर्ड लेवल अचीव हो चुका है। जब ये प्री कंडीशंस होती हैं तब लेइंग ऑफ पाइप्स होता है। क्या होता है? बेडिंग कॉन्क्रीट लेड हो चुकी है, या रिक्वायर्ड अलाइनमेंट जो चाहिए वो हो चुका है, या लेवल को अचीव कर चुके हैं, वो सारी चीज़ होती हैं तब ये लेइंग ऑफ पाइप होता है। पाइप का प्लेसमेंट कैसे होता है? सीवर पाइप्स को ट्रेंच में केयरफुली लोअर किया जाता है। जो सीवर पाइप को ट्रेंच में केयरफुली लोअर किया जाता है। रेफरेंस लाइन क्या होती है? स्टार्टिंग लाइन में सीवर लाइन के पैरेलल होती है। स्ट्रेट लाइन की हाइट h होती है और ये सीवर इन्वर्टेड से अबव होता है। स्ट्रेट रेल यूज होते हैं यहाँ पर, और जो बोनिंग रोड होते हैं वो इन्वर्टेड लेवल चेक करने का काम आता है, ग्रेडियंट मेंटेन करता है। और उसके बाद लेइंग रेफरेंस में ग्राउंड लाइन को रेफरेंस के लिए यूज होती है। जॉइंट ओरिएंटेशन की बात करते हैं। सॉकेट एंड और स्पीगोट एंड ये अपस्ट्रीम साइड और डाउन स्ट्रीम साइड पे होते हैं। ये जो सॉकेट एंड होते हैं ये अपस्ट्रीम साइड में होते हैं और स्पीगोट जो होता है वो डाउन स्ट्रीम साइड में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पाइप लाइन नोड्स। पाइप लाइन नोड्स क्या होता है कि ये डायरेक्शन होती है। पाइप यूजुअली लोएस्ट पॉइंट से लेके और जाती हैं और सॉकेट एंड अपस्ट्रीम की तरफ फेस करती हैं। उसके बाद में आती है जॉइंटिंग सीक्वेंस। जॉइंटिंग सीक्वेंस क्या होता है कि स्पीगोट के ईच पाइप पर लेड पाइप के साथ सॉकेट में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, अब जॉइंटिंग पाइप क्या होता है? ये लेड चॉकलिंग या सीमेंट मोटार होती है। इनके जॉइंट होते हैं यहाँ पर लेड चॉकलिंग या सीमेंट मोटार से ही रिलेटेड होती है। जॉइंट सीक्वेंस क्या होता है? जो स्पीगोट ऑफ ईच पाइप होता है वो लेड पाइप के सॉकेट में इंसर्ट कर दिया जाता है। किसके? लेड पाइप के सॉकेट में। ठीक है, और जिनकी जॉइंटिंग मेथड होता है वो होता है लेड चोकिंग या सीमेंट मोटार। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? वाटर टाइट और प्रॉपर अलाइनमेंट जॉइंट होता है इनका मोटिव। उसके बाद करते हैं टेस्टिंग ऑफ सीवर पाइप। सीवर पाइप की टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग स्टेज में क्या होता है? पाइप ले और जॉइंट होने के बाद में होती है। ठीक है, पर्पज ऑफ टेस्टिंग क्या होती है कि वाटर टाइट जॉइंट इंश्योर करना और करेक्ट स्ट्रेट अलाइनमेंट को चेक करना। अब टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या होता है? इसके टेस्ट होते हैं लीकेज टेस्ट, स्ट्रेटनेस और ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट और एयर टेस्ट। बात करते हैं सबसे पहले वाटर टेस्ट और लीकेज टेस्ट। इसका ऑब्जेक्ट होता है जॉइंट से कोई लीकेज ना हो। टेस्ट सेक्शन में मैन होल टू मैन होल होता है और टेस्ट प्रेशर 1.5 मीटर ऑफ वाटर हेड होता है। ठीक है, और टेस्ट का प्रोसीजर बात जो करते हैं लोअर एंड डाउन स्ट्रीम प्लग किया जाता है। लोअर एंड या डाउन स्ट्रीम में प्लग किया जाता है। अपर एंड मैन होल में वाटर भरा जाता है। वाटर को सीवर लाइन में फ्लो करने दिया जाता है। वाटर डेप्थ मेंटेन करने के लिए 1.5 मीटर हाइट की ज़रूरत होती है। ट्रेंच के अलोंग वॉक करके इन्फेक्शन होती है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन होता है। जॉइंट जो लीक या स्वीट करते हैं उसे रिपेयर किया जाता है। ठीक है, रिजल्ट होता है लीकेज फ्री सीवर लाइन कंफर्म होती है इसमें। आगे चलते हैं स्ट्रेटनेस और ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट। स्ट्रेटनेस और ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट में के मेथड होते हैं। एक एंड पर मिरर प्लेस किया जाता है और दूसरे एंड पर लैंप रखी जाती है। इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, अगर पाइप स्ट्रेट है तो लाइट का फुल सर्कल दिखेगा।
ठीक है। अगर पाइप स्ट्रेट नहीं है तो फुल सर्कल विजिबल नहीं होगा और मिरर ऑब्स्ट्रक्शन को शो भी करेगा। पर्पज की बात करते हैं, इसमें अलाइनमेंट चेक करते हैं और पाइप बैरल में जो ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्ट करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं एयर टेस्ट। एयर टेस्ट के एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? लार्ज डायमीटर सीवर्स के लिए एयर टेस्ट होता है। टेस्ट सेटअप कैसे होता है? 2 मैनहोल के पाइप एंड प्लग पर अपर मैनहोल पेयर पर एयर कंप्रेस कॉन्टैक्ट और लोअर मैनहोल पर प्रेशर गेज अटैच्ड होता है। कंप्रेस्ड एयर पाइप में फिल की जाती है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि प्रेशर गेज रीडिंग नोट की जाती है। सिस्टम कुछ आवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर प्रेशर परमिसिबल लिमिट से कम हो जाए तो लीकेज डिटेक्शन होता है। लीकेज डिटेक्शन क्या होता है कि सोप सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है, फिर बबल फॉर्मेशन से लीकेज पॉइंट मिल जाता है। एक्शन बात करते हैं, इसमें लीकेज डिटेक्ट होते हैं और इमीडिएट रिपेयर की जाती हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कलेक्शन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कलेक्शन, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इंटायर सीवेज का ट्रांसपोर्ट करना होता है हाउस से लेके और पॉइंट ऑफ डिस्पोजल तक। कहाँ से? हाउस से लेके और पॉइंट ऑफ डिस्पोजल तक। ठीक है। डिज़ाइन कंडीशन की बात करें कि सीवर फुल फ्लो अंडर ग्रेविटी के लिए डिज़ाइन नहीं होते हैं एंड रिजर्व स्पेस रखी जाती है। पर्पज क्या होता है रिजर्व स्पेस का कि सीवेज फ्लो में फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट सेफ्टी हो सके। ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ कलेक्शन सिस्टम होते हैं। इस पेज में सम सीवर का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सीवर सैनिटरी क्या होती है ना? तो 3 टाइप के हमने बताया था कि 3 टाइप के कलेक्शन सिस्टम होते हैं। पहला जो है अपना सैनिटरी सीवर। सैनिटरी सीवर की डेफिनेशन देखें तो क्या होती है? इसकी सैनिटरी सीवर जो होती है ये लैटरल सीवर होती है, हाउस से डिस्चार्ज कलेक्ट करती हैं। ठीक है, और उन्हें ब्रांच सीवर तक कैरी करता है। सैनिटरी सीवर जो होती हैं वो सैनिटरी सीवर सिस्टम लैटरल सीवर से हाउस से डिस्चार्ज कलेक्ट करता है और उन्हें ब्रांच सीवर तक कैरी करता है। अब ये ट्रिब्यूटरी कंडीशन जो होती है इस सिस्टम में कोई ट्रिब्यूटरी सीवर लाइंस नहीं होती। अगर ट्रिब्यूटरी कंडीशन की बात करें तो इस सैनिटरी सिस्टम के अंदर कोई भी ट्रिब्यूटरी सिस्टम नहीं होता है। अगर इसके फ्लो पाथ या हायरार्की की बात करें तो जो हाउस होल्ड होती हैं वो लेटरल सीवर होती हैं। लेटरल सीवर ब्रांच सीवर होती हैं। वो ब्रांच सीवर से मेन ट्रंक सीवर और मेन ट्रंक सीवर से आउटफॉल सीवर या ट्रीटमेंट तक प्लांट तक चलता है। मेन सीवर क्या होती है? इसको ट्रंक भी या आउटफॉल सीवर भी बोला जाता है। इसका फंक्शन होता है कि लार्ज एरिया का डिस्चार्ज कैरी करना मेन ट्रंक का काम होता है। मैन होल जो होता है ये सीवर लाइन के इंटरसेक्शन पर प्रोवाइड किया जाता है और रेगुलर इंटरवल पर भी प्रोवाइड होता है। इसका जो पर्पज होता है वो जो पर्पज होता है इसका इंस्पेक्शन और क्लीनिंग। अब बात करते हैं कि सैनिटरी का टाइप्स ऑफ वेस्ट कैसा होता है। डोमेस्टिक वेस्ट जो डिवेलिंग से, बिजनेस बिल्डिंग से, फैक्ट्रीज से या इंस्टीट्यूशन से इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर वेस्ट से आता है। यहाँ पर एक डिज़ाइन नोट दे रखा है, उसके बारे में बात करते हैं। जो आउटफुल सीवर होती हैं ये डिज़ाइन होती हैं फुल रन के लिए। ठीक है, और कंपोनेंट्स जो होते हैं सोन इसके जो कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं वो होते हैं हाउस होल्ड, लैटरल, ब्रांच सीवर, मेन ट्रंक सीवर, आउटफॉल सीवर और ट्रीटमेंट। ये टिपिकली एक सैनिटरी सीवर का लेआउट है। अब बात करते हैं हम स्टॉर्म सीवर के बारे में। स्टॉर्म सीवर क्या होता है? तो हमने कौन कौन सी सीवर पढ़ ली अब तक? अभी सैनिटरी पढ़ी थी, अब पढ़ रहे हैं स्टॉर्म सीवर। ठीक है, फिर इसके बाद में करेंगे टेस्ट हो गए थे। टाइप्स ऑफ कलेक्शन सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी तो अपन। ठीक है, कलेक्शन सिस्टम में जो सैनिटरी सीवर हो गया इसका कलेक्शन पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद में स्टॉर्म सीवर, इसके फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है रन सरफेस रन ऑफ को कैरी करता है रेनफॉल की ड्यूरिंग या बाद में। ये एरिया से रूफ, स्ट्रीट और ओपन ग्राउंडेड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एंट्री ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर स्ट्रीट कटर से इनलेट में एंटर करता है और नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम से ये डिस्चार्ज होता है। हाउस कलेक्शन की बात करता है, हाउस कनेक्शन में रिक्वायर्ड नहीं होता है। स्टॉर्म सीवर्स इंडिविजुअली फ्लोट्स पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए शॉर्टर रूट से रन करना पॉसिबल होता है। डेप्थ ऑफ लेइंग, इसकी जो लेइंग की बात करते हैं, सीवर स्टॉर्म पाइप्स जो होते हैं सैनिटरी सीवर के कंपैरिजन में ज़्यादा सैलो डेप्थ पर सेट किए जाते हैं। और इसका डिज़ाइन डिफरेंस क्या होता है सैनिटरी वर्सेस
स्टॉर्म से कि इसका जो फ्लो अजम्पशन होता है सैनिटरी सीवर में कंटिन्यूसली डिस्चार्ज अज्यूम किया जाता है, पर स्टॉर्म सीवर के अंदर पीरियोडिकली फ्लो या ओवरफ्लो अज्यूम किया जाता है। दूसरा जो डिफरेंस है सरचार्जिंग, सैनिटरी सीवर के अंदर सरचार्जिंग प्रिवेंट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। स्टॉर्म सीवर सरचार्जिंग अलाउ की जाती है, ठीक है। और पाइप की साइज़ की बात करें तो सैनिटरी सीवर डोमेस्टिक वेस्ट कलेक्ट करने के हिसाब से साइज़ होते हैं, और स्टॉर्म सीवर जो होते हैं ये सेम एरिया के लिए होते हैं, पर पाइप का साइज़ लार्ज होता है इनके अंदर। इसका लेआउट की बात करें तो डबल साइड बियर इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। स्टॉर्म वाटर ओवरफ्लो सिस्टम ऑन करता है, प्लेन व्यू में फ्लो डायरेक्शन इंडिकेटेड होता है। अब कंपैरिजन समरी देख लेते हैं। स्टॉर्म जो सीवर होते हैं सरफेस वाटर के लिए होती हैं, पीरियोडिक फ्लो होता है, लार्ज पाइप साइज होती है और सैलो डेप्थ होती हैं। और सैनिटरी सीवर डोमेस्टिक के लिए होता है, कंटिन्यू फ्लो के लिए होता है, स्मॉलर पाइप के लिए होता है, डीपर के लिए होता है। ये पढ़ लो बस, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का सार है, समरी है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ सीवर्स। टिपिकल कलेक्शन सिस्टम की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो बिल्डिंग सीवर की बात करते हैं। तो बिल्डिंग सीवर को बिल्डिंग कनेक्शन भी बोलते हैं। जो इसका फंक्शन होता है बिल्डिंग सीवर का, वो होता है बिल्डिंग पंपिंग से कनेक्ट करता है, जो वेस्ट वाटर कन्वे करता है, और उसके बाद में कनेक्शन कंडीशन किसी और बिल्डिंग के सीवर से भी कनेक्ट नहीं होता है। स्टार्टिंग पॉइंट बिल्डिंग की फाउंडेशन बेल से बाहर होता है, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। डिस्टेंस की बात करें तो फाउंडेशन बेल से डिस्टेंट लोकल बिल्डिंग रेगुलेशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद में आता है लेटरल और ब्रांच सीवर। इसकी पोजीशन जो होती है ये वेस्ट वाटर कलेक्ट करने के सिस्टम का फर्स्ट एलिमेंट है, यूजुअली स्ट्रीट या स्पेशल असेसमेंट में लोकेट होता है। इसका फंक्शन होता है वन या मोर बिल्डिंग से वेस्ट वाटर को कलेक्ट करना, जो कन्वे करता है मेन सीवर टैंक तक। अब बात आती है मेन सीवर टैंक क्या होता है। इसका फंक्शन होता है वेस्ट वाटर को कन्वे करता है एक या एक से अधिक लेटरल सीवर से, और डिस्चार्ज करता है ट्रंक सीवर या इंटरसेप्टिंग सीवर में। अब ट्रंक सीवर क्या होता है, इसका साइज लार्ज सीवर होता है, ये एक लार्ज सीवर होती है। इसका फंक्शन होता है वेस्ट वाटर को कन्वे करता है कहाँ से, मेन सीवर से, और डेस्टिनेशन जो उसकी होती है ट्रीटमेंट प्लांट या अदर डिस्पोजल फैसिलिटीज़। इंटरसेप्टिंग सीवर की बात करें तो ये भी लार्ज सीवर होती है। इनके जो फंक्शन होता है इंटरसेप्ट करता है नंबर ऑफ मेन या ट्रंक सीवर से वेस्ट वाटर कन्वे करता है, और ट्रीटमेंट या डिस्पोजल फैसिलिटी तक उसे लेके जाता है। अब आता है कंबाइंड सीवर। कंबाइंड सीवर की बात करें, इनकी दो तरीके की शेप होती है, जनरली सर्कुलर नहीं होता है, एक शेप होती है, ठीक है। शेप जो होती है ना कंबाइंड सीवर की, इसका रीजन फॉर शेप जो होता है नॉन सफिशिएंट सेल्फ क्लिंजिंग जनरेट होने की वजह से, ठीक है। इस शेप का ये चीज़ होता है। वेलोसिटी कंडीशन में रेन सीजन में वेलोसिटी सफिशिएंट होती है, एक्सेप्ट रेनी सीजन वेलोसिटी इनसफिशिएंट होती है, ठीक है। रेनी सीजन नहीं होते हैं, उनके अंदर इनसफिशिएंट वेलोसिटी होती है, इसलिए कंबाइंड सीवर यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अजम्पशंस इन द सीवर। सीवर के अंदर अजम्पशंस की बात कर लेते हैं अपन। इसका पर्पज होता है हाइड्रोलिक डिज़ाइन में सीवर के लिए अजम्पशन करना। फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि वाटर बेस्ट फ्लो जो होता है स्टेडी माना जाता है, यूनिफॉर्म माना जाता है, ठीक है। जो बेस्ट वाटर फ्लो होता है ना वो स्टेडी माना जाता है इनके अंदर, और यूनिफॉर्म माना जाता है। अनस्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मैनहोल की प्रॉपर साइजिंग से अकाउंट किया जाता है। यहाँ पर जो अवेलेबल हेड होता है उसकी बात करते हैं, सरफेस रेजिस्टेंस ओवरकम करने में यूज होता है। तो सरफेस रेजिस्टेंस अवेलेबल जो हेड होता है, थोड़ा पार्ट काइनेटिक एनर्जी के लिए भी यूज हो जाता है। डिज़ाइन वेशन की बात करते हैं कि सीवर का डिज़ाइन पीक फ्लो डिस्चार्ज पर होता है, ठीक है। अगर फार्मूला की बात करें तो यह मैनिंग फार्मूला यूज होता है जो ओपन चैनल फ्लो के लिए यूज होता है, और विलियमसन हेजन फार्मूला जो यूज होता है वो क्लोज कंड्यूट या प्रेशर फ्लो के लिए यूज होता है, ठीक है। मैनिंग फार्मूला क्या होता है, मैनिंग फार्मूला होता है 1/n इंटू आर की पावर 2/3 इसकी पावर 1/2, जो हम सब जानते हैं। यहाँ पर बी वेलोसिटी होती है, मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और स्लोप। विलियमसन हेजन फार्मूला होता है, ये होता है आपका बी बराबर 0.849
इंटू सी इंटू आर की पावर 0.63 इंटू एस की पावर 0.54। जो आर एस तो वैसे के वैसे ही, और जो सी के साथ जो है 849 होता है। ठीक है, तो ये विलियमसन हेजन फॉर्मूला होता है। ये जो सी होता है ना, ये विलियमसन कांस्टेंट हेजन कांस्टेंट होता है। अब विलियम हेजन कोफिशिएंट की बात करें, जो सी एच वैल्यू होती है, ये कंक्रीट और आरसीसी पाइप के लिए बात करते हैं। अगर नया पाइप है तो 140 होगा, और डिज़ाइन पर्पज़ के लिए 110 होगा। और कास्ट आयरन पाइप है उसमें 130 होता है। ठीक है, कास्ट आयरन पाइप के लिए, और डिज़ाइन पर्पज़ के लिए 100 होता है। गैल्वेनाइज पाइप है तो नई पाइप के लिए 120 होता है। 140, 120, 130, 120। ठीक है, तो इसको 3 में डिवाइड कर दो। CCG के अंदर 140, 130 और 120। ठीक है, स्टील पाइप की बात करें अगले 3 में, स्टील पाइप न्यू पाइप है तो 140 होएगा। अगर स्टील पाइप रिपीटेड जॉइंट है, बेल्टेड जॉइंट है तो 140, डिज़ाइन के लिए 100, डिज़ाइन के लिए 95, अगर यहाँ पे 110 होगा। ठीक है, स्टील पाइप विद लाइनिंग है, ये स्टील के पाइप है टोटल, पहला बेल्टेड, रिपीटेड और लाइनिंग, तो इनमें आता है 140, 110 और 140। ठीक है, ये किसके न्यू पाइप के लिए है ना। और डिज़ाइन पर्पज़ से अगर हम बात करें तो डिज़ाइन पर्पज़ में क्या होती हैं 100, 95 और 110। ठीक है, एस्बेस्टोस सीमेंट की बात करें तो 150 होता है, डिज़ाइन पर्पज़ के लिए 120 लिया जाता है। प्लास्टिक पाइप 150 से लेके 120 आता है, जो कि नहीं पूछेगा क्योंकि प्लास्टिक पाइप कम यूज़ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछ सकते हैं आपसे एस्बेस्टोस पाइप के बारे में, न्यू पाइप के डिज़ाइन के लिए 140, बिल्कुल डिज़ाइन नहीं होते तो आपसे नहीं पूछेंगे। तो आपसे पूछेंगे सीमेंट कंक्रीट पाइप के लिए 140 और 110, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं क्रिम्प और वर्क फार्मूला क्या होता है। ये क्रिम्प वर्क फार्मूला होता है 83.5 इंटू आर की पावर 2/3 इंटू एस की पावर 0.54। ठीक है, 83 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टेंट में ये क्रिम्प और वर्क फार्मूला होता है। उसके बाद में बात करते हैं रिलेशन विद मैनिंग फार्मूला। 1/n जो होता है 83.5 होता है, और n होता है यहाँ पर 0.0012। चेजी फार्मूला √C/RS होता है। चेजी कांस्टेंट होता है, ये चैनल की साइज शेप पर डिपेंड करता है, चैनल रफनेस पर डिपेंड करता है, हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। कौन सा फार्मूला, चेजीज फार्मूला। ये B बराबर क्या होता है C/RS। ठीक है, अब बात करते हैं कोटर फार्मूला। कोटर फार्मूला चेजी कांस्टेंट C निकालते हैं इससे, है ना। कोटर फार्मूला से कौन सा कांस्टेंट निकालते हैं, ये वाला। ये चैनल सरफेस के टाइप पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका वो होता है 0.0015 वगैरह, ऐसे कर लिखते हैं इस फॉर्मूला को। ठीक है, मैनिंग या कोटर रफनेस जो एफिशिएंट मानते हैं। साल्ट ग्लेज स्टोन बेयर के लिए जो गुड सरफेस के लिए 0.012 लेते हैं, और 0.14 लेते हैं फेयर सरफेस के लिए। सीमेंट का गुड सरफेस के लिए 13 लेते हैं, और फेयर सरफेस के लिए 15 लेते हैं। कास्ट आयरन के लिए 12 और 13 लेते हैं, और ब्रिक एंड ग्लेज के लिए 0.13, 0.05 लेते हैं। तो अपन से यहाँ पर सिर्फ या तो ग्लेज का पूछेगा या सीमेंट कंक्रीट का पूछेगा, तो 0.013 याद रखना और 0.015 याद रखना। एस्बेस्टस सीमेंट पाइप की बात करें तो उसके लिए भी गुड सरफेस के लिए 11 और 12 दे रखा है। ठीक है, प्लास्टिक पाइप के लिए 0.001 दे रखा है दोनों ही। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद आता है वेजिन फार्मूला। वेजिन फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर जो सी निकालता है ना, वो निकाला जाता है इसका 157.6 डिवाइड बाई 1.81 प्लस K/√R। ठीक है, ये वेजिन्स फार्मूला है। वेजिन कांस्टेंट जो है ये K, ये वेरी स्मूथ सरफेस 0.01 होता है। स्मूथ ब्रिक कंक्रीट के लिए ये होता है, रफ ब्रिक कंक्रीट के लिए 0.50 होता है, स्मूथ रबल मैसनरी के 0.83 होता है, और गुड अर्थन चैनल के लिए 1.4 होता है, और रफ अर्थन के लिए 3.17 होता है। नेक्स्ट चलते हैं डिज़ाइन डेटा। सैनिटरी सीवर के डिज़ाइन डेटा की बात करें तो पार्शियली फुल रन करने के लिए डिज़ाइन होते हैं, फ्लो ग्रेविटी के अंडर होता है। पीक जो डिस्चार्ज कंडीशन होती है, सीवर पीक मैक्सिमम डिस्चार्ज कैरी करने के लिए होती है, जो कि मैक्सिमम हार्डली डिस्चार्ज होता है। मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन में मिनिमम हार्डली डिस्चार्ज होता है, मिनिमम डिस्चार्ज कंडीशन में मिनिमम हार्डली होता है, और पीक डिस्चार्ज कैरी करने के लिए मैक्सिमम आवर्स होता है। वेलोसिटी चेक करने के लिए मिनिमम डिस्चार्ज पर जनरेट वेलोसिटी होती है, और सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी से ग्रेटर होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं,
सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी, सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी की डेफिनेशन हम समझे तो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिस पर सीवर का बॉटम पर सॉलिड डिपॉजिट नहीं हो सके। इसका जो फॉर्मूला सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी का शील्ड फार्मूला से दिया जाता है, जिसके पैरामीटर होते हैं जीएस जो क्या होती है पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी, डीपी होती है जो पार्टिकल की साइज होती है, और केएस जो होता है वो डायमेंशनल लेस से कांस्टेंट होता है। इसमें ग्रेनुलर पार्टिकल का मोशन स्टार्ट होता है 0.04 से, और 0.8 के एडिक्वेट सेल्फ क्लिंजिंग के लिए इसकी वैल्यू होती है। आर जो होता है इसकी हाइड्रोलिक रेडियस होती है सीवर की, मैनिंग कोफिशिएंट आप समझते ही हो। अब डिज़ाइन कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं किसकी, सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। मिनिमम फ्लो पर सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी इंश्योर की जाती है। कभी कभी डिज़ाइन ऐसा होता है कि मिनिमम फ्लो पर सिल्टिंग हो सकती है और पीक फ्लो पर सॉलिड फ्लश हो जाता है, ठीक है। वाटर सप्लाई एजम्पशन की जाती है तो लगभग 75 से लेकर 80% वाटर सप्लाई सीवेज में जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक सैंड पार्टिकल की जो डायमीटर होती हैं वो 1 mm से ज़्यादा होती हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 2.65 होती है, और मिनिमम जो वेलोसिटी होती है जो डिज़ाइन के लिए थी वो होती है 0.45 मीटर पर सेकेंड। हम ऑर्गेनिक पार्टिकल की बात कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक पार्टिकल 5 mm होता है, सेम मिनिमम वेलोसिटी से रिमूव हो जाता है। इसकी भी वेलोसिटी 0.45 मीटर पर सेकेंड होती है, ध्यान रखना मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन की बात करते हैं, ये अच्छी कंडीशन। अगर पाइप डायमीटर इसको मिटाओ यार अगर जो पाइप का डायमीटर है वो लेस देन है 0.4 मीटर के, तो 1/2 फुल 8 मैक्सिमम डिस्चार्ज, ठीक है। अगर जो डायमीटर 0.4 से लेके लेस देन 0.9 मीटर के बीच में आती है वो 2/3 फुल होती है 8 मैक्सिमम डिस्चार्ज पे, ठीक है। और अगर जो डायमीटर पाइप की जो 0.9 मीटर से ज़्यादा है वो 3/4 होती हैं 8 फुल मैक्सिमम डिस्चार्ज। 0.4 से लेकर 0.9 मीटर तक होती है, और जो पाइप डायमीटर होती है ये 0.9 मीटर होती है, ये 3/4 फुल मैक्सिमम डिस्चार्ज से होती है, एंड 1/2 फुल 8 मैक्सिमम डिस्चार्ज से होती है। एंड जो पाइप डायमीटर होती है लेस देन 0.4 होता है, और डी जो 4 से लेकर 0.9 तक होता है, तो 1/2 2/3 एंड 3/4। आपको ऐसे याद रखना है, इनको कैसे याद रखना है, 1/2 2/3 3/4। और कैसे याद रखना है इनको कि डी लेस देन 0.4 से लेके 0.9 और ग्रेटर देन 0.9, ठीक है, ऐसे याद रखनी है इसको। नेक्स्ट चलते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, अभी कितना टाइम बच रहा है 9 मिनट बच रही, हो जाएगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। सीवर साइज को कंट्रोल में रखने में हेल्प करती है ना। जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है सीवर की साइज को कंट्रोल में रखने में हेल्प करती है। सीवेज को स्टेल होने से बचाता है, डिकम्पोजिशन को रिड्यूस करता है, मैक्सिमम वेलोसिटी के एफिशिएंट है, और फाउल गैस को इवेल्युएशन को प्रिवेंट करता है। अब लिमिटेशंस क्या क्या, पाइप्स सरफेस इरोजन अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी को लिमिटेड रखते हैं। नॉन स्कोरिंग लिमिटेड वेलोसिटीज़ क्या क्या होती हैं, वर्टिफाइल जो टाइल और ग्लेज ब्रिक्स होती हैं ना, इसके अंदर इस सीवर के अंदर होती हैं 4.5 से लेके 5.5 मीटर पर सेकेंड। किसके लिए, वर्टिफाइड टाइल और ग्लेज ब्रिक के लिए। कास्ट आयरन सीवर के लिए होती है 3.5 से लेके 4.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और स्टोन वेयर सीवर के लिए जो होती हैं 0.3 से लेके 4 मीटर पर सेकेंड। सीमेंट के लिए होती है 2.5 से लेके 3.0 मीटर पर सेकेंड।
और ऑर्डिनरी ब्रिक के लिए होती है 1.5 से लेके 2.5 तक, और अर्दन के लिए होती है 0.6 से लेके 1.2 मीटर पर सेकंड। ये अलग अलग सीवर की अलग अलग वेलोसिटी हैं। तो अर्दन के लिए आपको याद रखना होगा 6 से 12, ठीक है। और ब्रिक लाइन ब्रिक के लिए 15 से 25, ऐसे याद रखो उनको, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट के लिए 25 से 30, 30 से 40, ठीक है। कास्ट आयरन के लिए 35 से 45, और बर्टिफाइड के लिए 45 से 55। स्केयर इसके बीच में कितने का डिस्टेंस है? 10 का। स्केयर इसके बीच में कितने का डिस्टेंस है? 10 का। स्केयर इसके बीच में कितने का डिस्टेंस है? 10 का। इनके बीच में कितने का डिस्टेंस है? 5 का। इसके बीच में कितने का डिस्टेंस है? 10 का। और इसके बीच में कितने का डिस्टेंस है? 6 का। तो 2 के बीच में 6 का डिस्टेंस है। किस किस के बीच में? कंक्रीट सीवर और अर्दन चैनल के बीच में। तो ये 2.25 से 30 और 6 से 12 ये होती हैं। तो आपको याद रखनी होगी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वर्टिफाइड टाइल और ग्रेज ब्रिक की, जो कितना होती है 4.5 से लेके 5.5, और सबसे कम होती है अर्दन ब्रिक की। अगर मिड में से पूछेगा तो कंक्रीट के बारे में पूछेगा 2.5 से लेके 3 तक, ठीक है। आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, इम्पोर्टेंट लगा दिया मैंने। नेक्स्ट, सर्कुलर सीवर सेक्शन। सर्कुलर सीवर सेक्शन की बात करते हैं तो जनरल सेक्शन सर्कुलर सबसे वाइडली अडेप्ट किए जाते हैं। सीवर कभी फुल रन रखता है, कभी पार्शियली फुल रन रखता है। अदर पॉसिबल शेप्स की बात करते हैं तो एक शेप, हॉर्स शेप और रेक्टेंगुलर शेप, ये और अन्य तरीके की शेप होते हैं। मोस्ट ऑफ टाइप पे सर्कुलर शेप ही अडेप्टेड ज़्यादा होती हैं। हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फुल फ्लो पर प्रॉपर्टीज स्टैंडर्ड रिलेशन से डिफाइन होती हैं। जो प्रॉपर्टी डिफाइन होती है वो स्टैंडर्ड रिलेशन से होती है। कहाँ पर? फुल फ्लो पर। नेक्स्ट बात करते हैं फुल सर्कुलर सीवर की। फुल सर्कुलर सीवर में क्या होता है कि डिज़ाइन आ गई इसकी अब, हाँ भाई डिज़ाइन ही चल रहा है। फुल सर्कुलर सीवर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है? वो होता है π/4 × d²। उसके बाद आता है बेटेड पैरामीटर। बेटेड पी बराबर πd होता है। हाइड्रोलिक रेडियस एरिया अपॉन पेरीमीटर, जो इसका d/4 होता है सर्कुलर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं पार्शियली फिल्ड सीवर के बारे में बात करते हैं। पार्शियली फिल्ड सीवर कैसे होती है? डेप्थ ऑफ फ्लो होता है उस जगह पे d, और जो सेंट्रल एंगल होता है वो अल्फा होता है। डेप्थ रिलेशन अगर निकालें हम तो डेप्थ रिलेशन कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ऐसे निकालेंगे, d बराबर d/2। ये कहाँ से है d/2? वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। माइनस d/2 कोस α/2, ठीक है। ये एक डेप्थ रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद में आती है प्रोपोर्शनल डेप्थ। प्रोपोर्शनल डेप्थ कैसे निकालते हैं? स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी डिवाइड बाई 1/2 1 माइनस कोस α/2, ठीक है। ये डी बाई स्मॉल डी बाई डी 1/2 1 माइनस कोस α/2 होता है। उसके बाद में एरिया फ्लो की बात करते हैं तो एरिया ऑफ फ्लो कैसे निकालते हैं? ए बराबर ये एरिया हो गया πd²/4, अल्फा बराबर 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाई 2π, ठीक है। ये इस तरीके से सीवेज में निकलेगा। उसके बाद में आता है प्रोपोर्शनल एरिया। प्रोपोर्शनल एरिया A/A, अब ये होता है अल्फ़ा डिवाइड बाई 360 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन 2π, ठीक है। तो इसमें क्या फ़र्क हो गया? इसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ, इससे ये कट गया, बस ये बच गया, है ना। अब बात करते हैं बेटेड पैरामीटर की। तो बेटेड पैरामीटर कैसे निकालते हैं? P बराबर πd अल्फ़ा बराबर 360 डिग्री, इससे बेटेड पैरामीटर निकल जाएगा। प्रोपोर्शनल पैरामीटर की बात करें तो स्मॉल p अपॉन कैपिटल P डिवाइड बाई अल्फ़ा बाई 360 डिग्री, ये क्या निकल जाएगा? प्रोपोर्शनल पैरामीटर। हाइड्रोलिकल डेप्थ मीन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? R बराबर एरिया अपॉन पैरीमीटर, तो इसको निकल के आ जाएगा d/4 1 माइनस 360 डिग्री साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई 2π अल्फ़ा, ठीक है। ये निकल जाए। अब इसका प्रोपोर्शनल हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाली जाएगी, R/R इक्वल्स टू 1 माइनस 360 डिग्री साइन अल्फ़ा
डिवाइड बाई 2 पाई अल्फ़ा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आती है नेक्स्ट वेलोसिटी रिलेशन की बात करते हैं। वेलोसिटी रिलेशन क्या होता है? पार्शियली फुल फ्लो होता है और फुल फ्लो होता है। जब पार्शियली फुल फ्लो होता है तो जहाँ पर वेलोसिटी मीनिंग से आ जाती है, जो फॉर्मूला क्या होता है 2/3 अंडर एस नोट 1/2, 2/3 1/2। ठीक है, फुल फ्लो के लिए भी सेम ही यूज करते हैं। ठीक है, अब बेड स्लोप क्या होता है? एस बराबर एस नोट होता है। फुल और पार्शियल फ्लो दोनों के लिए सेम रहता है। नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोलिक एलिमेंट्स की बात करते हैं। हाइड्रोलिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये प्रोपोर्शनल वेलोसिटी पे डिपेंड होते हैं। प्रोपोर्शनल वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है? ये रिलेशन होता है स्मॉल बी डिवाइड बाई बी इज इक्वल्स टू स्मॉल एन डिवाइड बाई एन आर की पावर 2/3 होता है। अजम्पशंस की बात करते हैं तो रफनेस कोफिशिएंट डेप्थ के साथ वेरी नहीं करता है, जो स्मॉल एन और कैपिटल एन होता है। फाइनल एक्सप्रेशन जो उसकी निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि कैपिटल बी डिवाइड बाई 1 - 360 डिग्री साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 पाई अल्फ़ा की पावर 2/3। ठीक है, ये इसके अंदर निकल के आता है। ये एक फाइनल एक्सप्रेशन है। क्या है? 1 - 360 डिग्री साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 पाई अल्फ़ा की पावर 2/3। ये एक डिस्चार्ज रिलेशन समझाते हैं पार्शियली फुल के लिए और फुल पाइप के लिए। पार्शियली फुल होता है तो स्मॉल होता है ए एरिया इंटू वेलोसिटी, और जब फुल फ्लो होता है तो वहाँ डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी से होता है। अगर प्रोपोर्शनल डिस्चार्ज की बात करें तो प्रोपोर्शनल डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं? स्मॉल क्यू डिस्चार्ज मतलब पार्शियली फुल और फुल, पार्शियली फुल पाइप और फुल पाइप इज इक्वल्स टू ए बाई बी डिवाइड बाई ए बाई वी। ठीक है, तो ये बाद में जाके स्मॉल ए डिवाइड बाई इंटू बी बाई बी हो जाएगा। ऐसे करके ये जो निकल के आता है अल्फ़ा बाई 360 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है, इंटू 1 - 360 डिग्री साइन अल्फ़ा 2 पाई अल्फ़ा की पावर 2/3। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ थी ना, ये यहाँ से लेके यहाँ पुट करके ये फाइनल वैल्यूज़ के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको। उसके बाद में आता है हाइड्रोलिक एलिमेंट का बिहेवियर। ये समझते हैं। इसमें एरिया होता है, वेलोसिटी होता है, डिस्चार्ज होता है, हाइड्रोलिक रेडियस होती है और मैनिंग्स होता है। रफनेस कंडीशन की ग्राफ की बात करते थे। एन वेरिएबल विद डेप्थ होता है, एन कॉन्स्टेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन होता है। हाइड्रोलिक एलिमेंट फॉर सर्कुलर सीवर की बात करते हैं, जो फिगर में दे रखा है। इसमें रेशियो ऑफ डेप्थ पेरीमीटर होती है, डी स्मॉल डी कैपिटल डी होता है। इसमें वेरिएशन एरिया वेलोसिटी डिस्चार्ज क्यों, ये सब चीज़ें होती है जो हम सब जानते हैं, इनको कोई डिस्कस करने का मैटर नहीं है। इसका जो यूज होता है दोस्तों वो होता है पार्शियल फ्लो डायग्राम से। ठीक है, फुल पार्शियल फ्लो के बीच हाइड्रोलिक एलिमेंट कैलकुलेट किए जा सकते हैं। बस ये रटने के लिए ये वीडियो कंसेप्ट आपको पता है कैसी क्या चीज़ें होती हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, भूल मत जाना। जैसे मैनिंग कोफिशिएंट जो होता है ये एंड डेप्थ के साथ कांस्टेंट माना जाता है। वेलोसिटी बिहेवियर जो होता है एंड कांस्टेंट का, वो मैंने आपको बता दिया कि ये होता है। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी कंडीशंस होती हैं स्मॉल डी बाई डी जो होती हैं, और बी मैक्स जो होता है 12.5% ग्रेटर देन वेलोसिटी एट फुल पे होता है। ठीक है, कितना होता है दोनों के बीच में जो वेलोसिटी का जो डिफरेंस, मैक्सिमम जो वेलोसिटी कंडीशन होती है बी मैक्स 12.5% ग्रेटर देन द वेलोसिटी एट ए फुल कंडीशन। अब बात करते हैं डिस्चार्ज बिहेवियर की, कि यहाँ डिस्चार्ज किस तरीके से बिहेव करता है। जो मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन होती है ना, ये 0.95 डिस्चार्ज बिहेवियर इन एन कांस्टेंट, और मैक्सिमम वेलोसिटी कंडीशन वो वेलोसिटी ये डिस्चार्ज है, ध्यान रखना। ये 7% ग्रेटर देन द डिस्चार्ज एट 4% होता है। वेलोसिटी वर्सेस डिस्चार्ज की बात करते हैं तो वेलोसिटी का डिक्रीज डिस्चार्ज से कम शार्प होता है, रीजन एरिया रिड्यूस होने की वजह से। ठीक है, मतलब एरिया कम होगा वेलोसिटी ज़्यादा होगी, एरिया कम होगा वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्रिटिकल डेप्थ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो डी बाई डी जो वेलोसिटी लेस देन 0.5 होगी, ये क्रिटिकल डिक्लाइन होती है। डिस्चार्ज की डिक्लाइन से कम होती है। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात ही हाफ फुल कंडीशन के लिए, तो इसमें
1/2 क्यू बाई क्यू आ जाएगा। वेलोसिटी रेशियो जो होती है स्मॉल वेलो V1 बी ग्रेटर देन 1, यहाँ पर n कांस्टेंट होता है। उसके बाद हमारी डिज़ाइन रिकमेंडेशन, मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम के लिए जो डिज़ाइन होता है 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज डिस्चार्ज ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी चेक की जाती है 1/3 डेली डिस्चार्ज पर। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल डिग्री ऑफ सेल्फ क्लिंजिंग। चलो वीडियो को यहीं रोकते हैं।